सच बताऊं तो निधि जी मुझे सपने जैसा ही लगता है। क्या बोलूं कि इच्छा होती है, उसके मन में ऐसा होता है कि वो अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम करे। मेरे मन में था कि मुझे कुछ थिएटर करना है, मुझे एक्टिंग फील्ड में जाना है। मैं गोविंदा जी से बहुत इंस्पायर्ड था, मेरे आइडल भी हुए रहे हैं। तो वहाँ से एक जर्नी का वो था कि मुझे कुछ करना है ऐसा। अब जाके मुंबई जाके अपनी किस्मत को आजमाया जाए, तो मैं घर पे रह गया। लेकिन एक टाइम आया जब बिजनेस में लॉस हुआ और कुछ करने के लिए था नहीं। मैं तो नौकरी ढूंढ रहा था। मुझे उस दौरान टीबी हो गई थी। शुरुआत हो गई है कि अच्छे जगहों पे आप काम कर रहे हो, अच्छे लोगों के साथ काम कर रहे हो, तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता किसी के लिए भी। वायरफ की एक फिल्म मैंने की थी, सुई धागा। सुई धागा। पंडित जी बने थे आप। मैं तो थैंक यू बोलना चाहता हूँ फर्जी के मेकर्स को कि मुझे मौका मिला। बच्चन साहब के साथ काम करते करते जितने भी लोगों से मेरी बात हुई है वो कुछ ना कुछ सीखते हैं। आपकी क्या लर्निंग रही? आपने उनके सुपुत्र अभिषेक बच्चन के साथ भी काम किया है। हाँ, एक बार 10वीं में मुझे मौका मिला था, हालांकि मेरे सीन्स कट गए थे। रेलवे मैन में ये कैरेक्टर करने का जब मुझे मौका मिला तो मैं भी बहुत खुश था कि मुझे कुछ अलग तरीके का कुछ करने का मौका मिलेगा। पंचायत सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, तीनों सीजन में मेरे पास कोई ना कोई किरदार आया था। धीरे धीरे आपको काम आप करते रहिए तो रास्ते भी बनते हैं, लोग भी नए मिलते हैं, काम भी आता है। और डिपेंड करता है कि अगर आपका क्राफ्ट अच्छा है, आपका काम अच्छा है, तो काम मुझे लगता है आपका रुकेगा नहीं, काम चलता रहेगा। आर्यन मीडिया प्रेजेंट्स पॉडकास्ट विद आरजे नीति, सुनो दिल की। नमस्कार, पॉडकास्ट विद आरजे नीति में स्वागत है आप सभी का। और आज बात होगी जमुना पार से जमुना पार तक की। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जमुना पार के बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर लोकेश मित्तल हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू नीति जी। आपको भी मेरा नमस्कार और देखने वालों को भी मेरा नमस्कार। थैंक यू। लोकेश, सबसे पहले तो यही कि आपने जमुना पार से शुरुआत की और उस मकाम पे पहुँचे जहाँ हर एक्टर का एक सपना होता है। आपने बच्चन जी के साथ काम किया, धर्मा प्रोडक्शंस के लिए काम किया, वायरफ के लिए काम किया। तो व्हेन यू लुक बैक कैसा लगता है? सच बताऊं तो निधि जी मुझे सपने जैसा ही लगता है। अगर मैं आज के टाइम में देखूं और पीछे जाके देखूं जहाँ से मैंने शुरू किया, एक बहुत ही छोटे छोटे किरदारों से शुरुआत की है और अब यहाँ तक आते आते कुछ रोल्स थोड़े बड़े ज़रूर हो गए हैं और अभी भी उम्मीद कर रहा हूँ कि और अच्छे रोल्स मिलें मुझे। तो एक सपने जैसा ही है और किसी भी एक्टर की एक क्या बोलूँ कि इच्छा होती है, उसके मन में ऐसा होता है कि वो अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम करे, चाहे वो वायरफ हो, चाहे वो धर्मा हो, चाहे अजय देवगन फिल्म्स हो, एडीएफ हो। तो डेफिनेटली मेरा भी ऐसा ही सपना रहा है कि मैं अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करूं, अच्छे एक्टर्स के साथ काम करूं, अच्छे प्रोड्यूसर्स के साथ काम करूं, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करूं। तो उस पूरी जर्नी की आज हम अलग अलग से बात करेंगे, एक एक करके। मैं आपसे मिली थी 2005 और 6 के दौरान, जब आप वॉइस ओवर करते थे, हम लोग अलग अलग स्टूडियोज जाकर, और तब आप भी स्ट्रगल कर रहे थे, अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। आपका एक ग्रुप होता था जिसके आप लीडर होते थे, 5-6 लड़कों का ग्रुप था, वो देखा था मैंने। वो तो सारे हम दोस्त ही थे। अभी हैं दोस्त? अभी भी दोस्त हैं और सब अपनी फील्ड में सब अपना अपना काम कर रहे हैं, चाहे कोई वॉइस ओवर कर रहा हो, चाहे वो कोई एक्टिंग कर रहा हो। अच्छा, फिर आप कहीं खो से गए और उसके बाद आप नजर आए 2016-17 के बाद। आप एड्स में नजर आने लगे, स्क्रीन पर नजर आने लगे। तो वो जर्नी क्या रही और क्या कुछ हुआ इस दौरान? मैं आपको बता देता हूँ, मेरी शुरुआत तो देखिए 1999 से हुई है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। जी। पर शुरुआत बिल्कुल ऐसा ही था कि मेरे मन में था कि मुझे कुछ थिएटर करना है, मुझे एक्टिंग फील्ड में जाना है। मैं गोविंदा जी से बहुत इंस्पायर्ड था, तो मेरे आइडल भी हुए रहे हैं। तो वहाँ से एक जर्नी का वो था कि मुझे कुछ करना है ऐसा। तो वहाँ से थिएटर की शुरुआत हुई। थिएटर करते करते मुझे सीरियल मिला। मेरा पहला सीरियल था DD1 के लिए, स्कूल डेज। हाँ, जो 99 में आई थिंक आ रहा था और रिलीज हो गया था DD1 पे। संडे को आता था सुबह 10 बजे। वो मेरा पहला काम था टीवी के लिए, स्क्रीन के लिए। तो वहाँ से फिर धीरे धीरे जर्नी शुरू हुई और उस दौरान मुझे लगा कि जब आपके पास बहुत कुछ करने के लिए नहीं होता है तो आप सोचते हो कि आप अलग अलग जगह हाथ पैर मार रहे हो, तो एज एन एक्टर कि चलो
चलो ये मैं भी करो। रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, चलो मैं डबिंग पे जाके देखता हूँ कहाँ से शुरू हो सकता है। मैं तो ऐसे ही हम लोग स्टूडियो के चक्कर भी काट रहे थे, ये सोच के कि शायद या तो हमें वहाँ से काम मिल जाए या हमें कुछ ऑडियो में कुछ करने का मौका मिल जाए। तो वहाँ से भी एक शुरुआत होने लगी धीरे धीरे, और डबिंग रिकॉर्डिंग्स ये शुरू हो गई। तो अब क्या होने लगा कि दोनों चीज़ें सब कुछ साथ साथ चल रहा है, थिएटर भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, सब साथ साथ हो रहा है। तो वो सिलसिला कुछ 4-5 साल चला, और जब ये सोचा कि अब जाके मुंबई जाके अपनी किस्मत को आजमाया जाए, तो मैं घर पे रह गया। अच्छा, हाँ, ये कितना मुश्किल होता है घर वालों को कन्विंस करना कि आप अपने ड्रीम्स बहुत जो वो चेज करना बहुत चाहते हैं। मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। ये बहुत आसान फील्ड भी नहीं है किसी के लिए भी। और ख़ास तौर पे एक कि जब आप एक बड़े बेटे हो तो और भी जिम्मेदारी आपके ऊपर ज़्यादा होती है, तो बड़ा मुश्किल होता है कि आप घर वालों को कन्विंस कर पाओ कि मुझे ये सब करना है। तो आप पूरी तरह से कट ऑफ क्यों हो गए? मैं कुछ तकरीबन 10 साल बिजनेस में रहा, और मेरी शुरुआत हुई 2005-6 से। और उस दौरान ये भी होने लगा कि जब काम मेरे पास आ रहा था तो मैं काम मना करने लगा कि कुछ भी रिकॉर्डिंग्स आ रही है, एड्स आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, मैं सब मना कर रहा था। क्योंकि मुझे ये था कि अब फादर ने पैसे लगाए हैं, बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो अब उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ से फिर शुरू हो गया, और 10 साल मैं फिर बिज़नेस ही करता रहा। लेकिन एक टाइम आया जब बिज़नेस में लॉस हुआ, और कुछ करने के लिए था नहीं, मैं तो नौकरी ढूंढ रहा था। और मतलब कंडीशन थोड़ी ख़राब ही हो गई थी मेरी। मुझे उस दौरान टीबी हो गई थी, हेल्थ इश्यूज भी आ गए थे, बड़ा और डिप्रेशन हुआ होगा तो? बहुत डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन में ही था, एग्जैक्टली मैं डिप्रेशन में ही था। तो इवन मेरी मदर, मेरी वाइफ मुझे साइकेट्रिस्ट के पास भी ले गए थे, और वहाँ पे ये हुआ कि साइकेट्रिस्ट ने ही मुझे थोड़ा सा समझ लीजिए कि इंकरेज किया, बिकॉज मैंने उनसे कहा कि उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवालात किए, खैर इतने तो हम डिस्कशन नहीं कर सकते यहाँ पे, बट उनको एक चीज़ समझ में आने लगी कि तुम अगर थिएटर करते थे, अगर तुम्हें एक्टिंग का इतना पैशन था, तो तुमने छोड़ा क्यों, और तुम बिजनेस क्यों करने लगे? आप अनहैप्पी थे अंदर से कहीं से? ऑब्वियसली आप एग्जैक्टली क्या होता है कि जो आदमी करना चाहता है और उसको करने को ना मिले ना, तो वो अनहैप्पी रहेगा, आप कितनी भी कोशिश कर लें। तो फाइनली आपने अपने दिल की सुनी, और इसीलिए मैंने आपको अपने पॉडकास्ट पे इनवाइट किया है, क्योंकि ऐसे लोगों को हम बुलाते हैं और उनकी जर्नी हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं, ताकि उन्हें भी थोड़ा इंकरेजमेंट मिले, जो देख रहे हैं और जो शायद अभी आपके उन हालातों से गुजर रहे हैं कि बिजनेस करें या जॉब करें या अपने पैशन को फॉलो करें। तो वो लोग यहाँ पर आते हैं जो अपने पैशन को फॉलो करते हैं, अपने दिल की सुनते हैं, और एक अच्छे अपने टैलेंट को एक सही अच्छे मकाम तक पहुँचाते हैं, जो कि आपने किया। कोशिश अभी भी जारी है। तो अब मकाम तो नहीं आया, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शुरुआत हो गई है, अब शुरुआत हो गई है, शुरुआत हो गई है। अच्छे जगहों पे आप काम कर रहे हो, अच्छे लोगों के साथ काम कर रहे हो, तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता किसी के लिए भी। तो बस वैसे ही रहा। तो अच्छा फेज कब से आना स्टार्ट हुआ, और एक रिकॉग्निशन आपने फिर तृप्ति दिमरी के साथ पहला ऐड किया? हाँ, वो उनका भी पहला था। उनका भी पहला था। तो उसके बाद फिर किस तरह से आपको एक टाइम आता है ना कि आप अभी हाथ पैर मार रहे हो, फिर लगता है नहीं अब तो सेट है, अब कुछ ना कुछ तो काम आने लगा है और वो फ्लो बन गया है, ये कब टाइम वो भी आपको बताता हूँ। वायरफ की एक फिल्म मैंने की थी, सुई धागा। पंडित जी बने थे आप? नहीं, मैं पंडित जी नहीं बना। पंडित जी नाम जरूर था उस कैरेक्टर का, बट वो प्रॉपर पंडित नहीं थे। मैं एक हॉस्पिटल में एक जैसे होता है कि इंचार्ज होते हैं हॉस्पिटल में, जो आपके काम को संभालते हैं, मालिक ना हो, मालिक से नीचे जो इंचार्ज है, जो मैनेजर हो, वो इस तरह का एक कैरेक्टर। तो वो मुझे मिला था, उसमें मुझे 2-3 सीन करने के लिए मिले, और जिस तरह से वो पिक्चर भी थोड़ा हिट हो गई, और तो वहाँ पे हाँ जी, तो वहाँ से क्या हुआ कि जो मेरी शक्ल है वहाँ के जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं उनके बीच में पहुँच गई, और वहाँ से धीरे धीरे कॉल्स लोगों ने नोटिस करना शुरू किया, और वहाँ से फिर धीरे धीरे शुरू हुआ। अच्छा, आपने कई तरह के रोल निभाए हैं। शुरुआती दौर में आप कॉमेडी ज़्यादा करते थे, लेकिन जब फर्जी आई और आपने एक नेगेटिव किरदार निभाया, तब जाके लोगों को लगा कि हाँ, आपको अलग अलग तरह के किरदार दे सकते हैं। मैं तो थैंक यू बोलना चाहता हूँ फर्जी के मेकर्स को कि मुझे मौका मिला, इस तरह का डायरेक्टर्स को, राजन डीके सर को, कि
उन्होंने मुझसे इस तरह का उन्होंने प्रोस्पेक्टिव देखा कि मैं इस तरह का भी कुछ कर सकता हूँ। और थैंक यू एमसीसी, मुकेश चावड़ा कास्टिंग कंपनी, जिन्होंने मुझे उसके लिए कास्ट किया। और खुशी की बात ये कि हम नेक्स्ट ईयर जा रहे हैं अच्छा, फर्जी 2? फर्जी 2 के लिए। अरे वाह, ये तो गुड तो न्यूज़ है। ये, बड़ी अच्छी हाँ जी, फिल्म और बड़े टैलेंटेड लोग। जी जी जी, तो बहुत मतलब ये बहुत अच्छा रहा है। कोशिश भी है कि जितना भी काम हमें करने का मौका मिले, हम उतना बेहतर कर पाएँ, उतना बढ़िया कर पाएँ। आपने अजय देवगन सर के साथ भी काम किया है, तो जी। उनके प्रोडक्शन के साथ और उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहा है अभी तक। मतलब मैं बिल्कुल ये कह सकता हूँ कि मुझे पहली बार जब कॉल आया था कास्टिंग कंपनी से, तो उन्होंने मुझे एक सीन के लिए टेस्ट किया था। जो सीन मुझे बाद में पता चला कि अमित जी के साथ है। अच्छा, पहले तो मैंने मना कर दिया था कि हाँ। मैं नहीं कर रहा हूँ यार, एक सीन के लिए मैं क्या ऑडिशन दूंगा, और मैं नहीं कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि वो सीन अमित जी के साथ है। वाह। और तुम जैसे ही उन्होंने बोला कि मेरे को लगा कि अरे भैया ये तो मज़ा आ गया अब, कि अमित जी के साथ काम करने का मौका मिल जाए, हर शायद एक्टर का किस्मत में ड्रीम। हो तो और हर एक्टर की डिजायर होती है कि उनके साथ एक बार स्क्रीन शेयर करने का मौका मिल जाए आपको। राइट। तो मैं तो किस्मत वाला रहा हूँ, इसमें मुझे 2 बार मौका मिला है। ठीक है। So, हाँ, दूसरा भी मैं पूछूंगी, एक ऐड है ना? एक ऐड है, जी जी जी। तो वहाँ पे वो ऑडिशन हुआ, फिर काम करने का मौका मिला, तो एडीएफ से वो काम मिला। फिर उसी एक सीन की वजह से एक फिल्म मिली जिसका नाम है भोला। और उसमें आप देखो तो पूरी फिल्म में आपको मैं दिखाई दूंगा पुलिस वाला, वही कनिंग कैरेक्टर्स बड़े जो अच्छे जो आप अभी expression बता रहे देते हो थे, आप। जो फर्जी वाले आप बता रहे हो। हाँ। थोड़ा नेगेटिव, थोड़ा कनिंग, थोड़ा भोला लगेगा, लेकिन बाद में शायद धोखा दे सकता। और वो एक्सप्रेशन आपने ऐसे एक्सपर्टीज की हुई है कि जब आप वो देते हो तो लगता है कि हाँ सच में ये बहुत धूर्त पुलिस वाला है। हाँ, बिल्कुल। तो बड़ा मजा आता है स्क्रीन पे देख के, खूब इरिटेशन होती है लेकिन यही तो आपका काम है, यही काम। कन्विंस कर ले जाते हैं आप अच्छी तरह से। जी जी। तो आपने बच्चन साहब के साथ काम करते करते जितने भी लोगों से मेरी बात हुई है वो कुछ ना कुछ सीखते हैं, आपकी क्या लर्निंग रही? देखिए, एक तो उनका ना ऑरा बहुत सॉलिड है। मतलब जब वो आते हैं ऑन सेट, तो काफ़ी कुछ तो वो प्रिपेयर करके आते हैं खुद से। अच्छा। और जिस दिन जिस तरह का सीन होता है उस तरह के मूड में भी रहते हैं वो। यही उनकी खास बात है। और ये आपको हर एक्टर को सीखना चाहिए ये बात, कि जिस दिन जैसे आप सीन कर रहे हो उस तरह के मूड में अगर आप होते हो तो सीन आपके थोड़े अच्छे होते हैं। तो वो मैंने नोटिस किया उस दिन भी। तो उनका सीन थोड़ा गुस्से वाला और वो थोड़ा डांटने वाला था, तो वो ऑन सेट भी उस दिन थोड़ा शांत और उस तरह से ही अच्छा, रहे वो। तब उन्होंने तो और डर लगा कोई होगा। मजाक नहीं, कोई बहुत वेरी सीरियस। तो मुझे लगा कि उस वक्त, अब मैं पहली बार कर रहा था तो मुझे लगा कि शायद ऐसे ही रहते होंगे सर। अच्छा। तो मैं वो वैसा सोच रहा था, पर अच्छे से नमस्ते हुई। और उन्होंने जब रिहर्सल हमारी शुरू हुई सीन की, तो उन्होंने 4 या 5 बार रिहर्सल की है सीन के साथ। और वो आपको सिखाता है कि अगर आप प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी है किसी भी काम में, तो आपकी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। तो उनको देख के समझ में आया कि कैसे आप अपनी लाइंस को रोक सकते हो, ठहराव के साथ बोल सकते हो। वो उनके पास बहुत अच्छे से है, जो बहुत एक्टर्स में नहीं होता। जनरली क्या होता है कि एक्टर्स को लाइन मिलती है तो बहुत जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करते हैं कि भैया जो लाइन मुझे याद है मैं बोल देता हूँ। बट उनके पास वो ठहराव है। वो ठहराव अगर आप सीख जाते हो एज एन एक्टर, तो मुझे लगता है वो बहुत काम आता है किसी भी एक्टर के लिए। तो मुझे लगा है कि शायद मैंने उनसे वो सीखने की कोशिश की है। तो प्रॉब्ली आगे जिस तरह के कैरेक्टर्स आएंगे तो उसमें शायद उस ठहराव वाले कैरेक्टर्स का भी। और उस दिन तो वो जो एड है उसमें तो बड़े अच्छे से मूड में थे, तो उस दिन क्या वो वैसे ही मूड में आए थे? नहीं, उस दिन पूरा फुल कॉमेडी। अच्छा। उस दिन तो मतलब आप सोचो कि सेट पे सिर्फ मजाक ही मजाक हुआ है। अच्छा। पूरा मजाकबाजी हुई है, कुछ कोई गुस्सा नहीं, कोई कुछ नहीं, वो जैसे रिलैक्स रहते हैं कौन बनेगा वैसे 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 बिल्कुल। अच्छा। आपने उनके सुपुत्र अभिषेक बच्चन के साथ भी काम किया है? हाँ, एक बार 10वीं में मुझे मौका मिला था, हालांकि मेरे सीन्स कट गए थे। अच्छा। पर हाँ, मुझे मौका मिला था 10वीं में, और ही इज गुड। अच्छा। मैं मतलब
अगर अमिताभ बच्चन के कोई बेटे हो सकते हैं तो वो अभिषेक बच्चन ही हो सकते अच्छा, हैं। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बड़ा कमाल का है। बहुत कमाल का है, बहुत कमाल का है। टाइमिंग एंड ऑल, टाइमिंग एंड ऑल, यस यस यस, कमाल का है, ये बात तो सही है। तो सेट पे भी वो वैसे ही रहते हैं। कूल, वेरी कूल। मतलब मतलब मुझे लग रहा था कि शायद इतने कूल नहीं होंगे, बट कोई वाकया अगर याद आता हो उनके साथ का? एज सच मुझे वाकया तो कुछ ऐसे याद नहीं है, पर मुझे याद है कि हमारा कोई सीन हो रहा था कोर्ट में, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप ऐसे नहीं, ऐसे बोल दो तो ज़्यादा अच्छा। बेटर लगेगा, इम्प्रोवाइज करते इम्प्रोवाइज रहते। करने के लिए, या कुछ कुछ तो ऐसा रहा था। तो वो उससे समझ में आता है कि सामने वाला एक्टर भी चाहता है कि अगर उसके साथ कोई Involved भी, हैं हाँ, अच्छी कि तरह उसकी से, हाँ। इन्वॉल्वमेंट, अगर कोई दूसरा एक्टर काम कर रहा है उनके साथ, हम्म, तो इन्वॉल्वमेंट होनी बहुत ज़रूरी है, हम्म। जिससे कि सीन अच्छा बने, अच्छा लगे। बस शायद पता नहीं, मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा शायद उसमें। नहीं नहीं, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, हो तो जी, मे जी। बी आगे आने वाले टाइम में आप बहुत काम करेंगे। रिसेंटली आपकी ये फिल्म आई है तू मेरी मैं तेरा, तो इसमें कैसा आपका रोल था, कैसा एक्सपीरियंस था, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। कुछ चीज़ें ना आपकी लाइफ में बहुत अनएक्सपेक्टेड सी होती हैं। अच्छा। मतलब आपको पता नहीं होता कि इस तरह की फिल्में या धर्मा की फिल्म आपके उसमें हाँ, आएगी। धर्मा प्रोडक्शन। हालांकि धर्मेटिक के लिए मैं काम कर चुका हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक सीरीज आई थी, अच्छा। डू यू वांट अ पार्टनर, तमन्ना भाटिया, अच्छा। डायना, तो सीरीज है। वो सीरीज है, तो वो धर्मेटिक की है। तो उसमें मुझे बहुत अच्छा रोल करने का मौका मिला है। तो वो अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ आप लोग भी देखिए, अच्छी सीरीज है। जी। तो नाम एक और बार बता दीजिए। डू यू वांट अ पार्टनर, ठीक है। तो एक अच्छी सीरीज है, अमेजोन पे है, ठीक आप है। देख सकते हैं। तो वो मिला, तो ऐसे ही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इस धर्मा से मुझे ये वाली फिल्म मिली, तो वो अनएक्सपेक्टेड होता है कुछ चीज़ें ना। बट जिस तरह से वो आई, जिस तरह का किरदार था, किरदार मेरा एक हस्बैंड का है जो कि पत्नी का सताया हुआ है, अच्छा। और थोड़ा हंसमुख भी है बेचारा। वो इंडिया से बहुत प्यार करता है, क्योंकि हमें दिखाया कि हम कनाडा में रहते हैं और कनाडा से आए हैं इंडिया में। और मेरा जो बेटा है सुखी, उसकी शादी होने वाली है। जैकी श्रॉफ की 2 बेटियां हैं। अच्छा, तो बड़ी बहन से आपके बेटे की शादी हो रही है, और दूसरा कार्तिक आर्यन है, जिसमें अनन्या एंड कार्तिक है। तो उनका पेयर है। तो वो वैसा एक स्टोरी है, और वो मुझे डांट रही हैं, वो औरों को भी डांट रही हैं। तो मैं कभी उनसे जद्दोजहद जो होता है ना, कि एक बहस चलती होती है, तो उस तरह का है। तो इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर, ठीक है, जितना मुझे करने का मौका शूटिंग के लिए मिला। आप कनाडा गए या यहीं पे शूट? नहीं, शूट सारा हमारा ऑलमोस्ट राजस्थान में हुआ है, क्योंकि जयपुर और उसके आसपास की सारी कहानी है। अच्छा। तो अच्छा, यहाँ पर शूट इधर ही शूट हुआ है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आपका था दी रेलवे मैन में, तो जी, जी। उसके बारे में भी बताइए। बहुत अच्छी तरह से आपने उसे प्ले किया है। देखिए, मैंने कभी किरदारों में ना, अच्छी बात यही होती है कि आप वो होते नहीं हो तब भी आप बनते हो। हाँ। है ना। तो मैंने कभी रेलवे मैन या होता ना कि जो क्या होते हैं, मास्टर क्या बोलते हैं रेलवे में, स्टेशन मास्टर जो होते हैं, तो कुछ कुछ वैसा ही था वो कैरेक्टर। अब मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि वो कैसा दिखेगा, क्या होगा। लेकिन क्या होता है कि आप ना धीरे धीरे अपने माइंड को प्रिपेयर करने लगते हो कि मेरे बात करने का स्टाइल, या जिस तरह से वो किरदार दिखना चाहिए, उसका लुक कैसा हो। हालांकि उसमें बहुत सारे उसमें मेकर्स भी बहुत हेल्प करते हैं, चाहे वो जो भी आपके कॉस्ट्यूम डिजाइनर हो, विजुअलाइज करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है कि आपको लाइंस मिलती है, तो आपको विजुअलाइजेशन आने लगता है कि मेरा किरदार कैसा हो सकता है। कई बार बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है, और कई बार बिल्कुल एक्सपेक्टेड होता है कि अगर ऐसा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप करना चाहते हो लेकिन डायरेक्टर कुछ और चाहते हैं, तो वो फिर आपको डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना पड़ता है। तो क्योंकि डायरेक्टर सर्वोपरि है, हालांकि तो वो उनके हिसाब से करना भी ज़रूरी है, तो उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो लेकिन रेलवे मैन में ये कैरेक्टर करने का जब मुझे मौका मिला, तो मैं भी बहुत खुश था कि मुझे कुछ अलग तरीके का कुछ करने का मौका मिलेगा, जो न्यूट्रल है। मतलब कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं दिखेगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं है, थोड़ा न्यूट्रल है कि हाँ, स्टेशन मास्टर ऐसे ही होते होंगे, वो ऐसे ही बात करते होंगे एम्प्लॉयज़ से, या अपना हक जमाते होंगे कि कौन है कौन नहीं है,
किसी को भी चला देंगे हम, तो कुछ नहीं होगा। तो मैं ये जानना चाहती थी कि कई बार होता है कि रियल लाइफ से कभी कभी हम कोई कैरेक्टर, कभी हमने किसी को देखा है इस तरह से सर्टन वे में बिहेव करते हुए, तो हमें लगता है कि हम उस कैरेक्टर को उठा लें। तो ऐसा कभी आप करते हैं कि कभी किसी को देखा हो और आपने उसको? मैं आपको बताता हूँ, मैं ना ऑब्जर्वेशन मेरी बहुत सॉलिड है, वो ऑब्जर्व इसीलिए। करता हूँ, बहुत अच्छे से करता हूँ हम्म, शुरू से, आज से नहीं। तो ऑब्जर्व मैं करता हूँ, मुझे मेरे आसपास भी लोग होते हैं, आसपास बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, वो सभी की लाइफ में होते हैं। कभी आप ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, राइट, वही। आप शादियों में जा रहे हो, तो आपको अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, और कहीं ना कहीं वो आपके जहन में होते हैं। हम्म, तो अभी तक सच बताऊं तो मैंने अभी तक भी ऐसा कोई किरदार है, मतलब कोई कैरेक्टर ऐसा नहीं है जो मैंने प्ले किया हो और जो मैंने, जिससे मैं इंस्पायर हुआ हूँ, या अच्छा मैंने उसके कैरिकेचर को उठाया हो, अच्छा। वो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया अच्छा। कहीं पे भी। तो जमुना पार में जो आपका रोल था, तो क्या वो आपके जमुना पार में जब आप रहते थे, कोई आस पड़ोस में ऐसे नहीं दिखते थे? कोई कैरेक्टर ऐसा? कितना मतलब आपका वो जो अपब्रिंगिंग हुई इस जगह पे, तो वो कितना आपको हेल्प मिली उस कैरेक्टर को डेवलप करने में? देखो क्या होता है कि हमने जो भी, जितने लोगों से आप मिलते हो, तो हर तरह के लोग आपकी लाइफ में आते हैं। तो अब जमुना पार जो है, जमुना पार में क्या हुआ कि एक बॉस है जो कि थोड़ा फ्लर्ट भी कर रहा है। वो ये नहीं बताना चाहता कि उसकी शादी हो गई, वो लोगों को चलाना चाहता है अपने हिसाब से, है ना। और अगर उसका कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है तो वो लोगों की हेल्प लेने में भी परेशानी नहीं है उसको, वो फटाक से ले लेगा। जैसे कि लोग जनरली करते भी हैं कि टाइम पे गधे को बाप बना लेते हैं, जस्ट लाइक दैट। तो लोहिया भी एक ऐसा कैरेक्टर है उसमें कि वो कभी भी किसी के लिए कुछ भी कर सकता है, हाँ, लेकिन अपनी चलाएगा। राइट। तो वैसा कैरेक्टर है, और थोड़ा हंसमुख भी है, थोड़ा कॉमेडी भी है, कुछ कुछ जोक बीच में छोड़ देता है। और वो शायद जोक इसलिए छोड़ देता है क्योंकि उसको अपना ऑफिस चलाना है। तो वो इम्प्रोवाइज कितना करते हैं और कितना इनपुट डायरेक्टर से मिलता है? मैं आपको बताऊं, मेरे को ना ये इस वाले में लोहिया में तो ऐसा हुआ है कि हमारे सर प्रशांत सर ने इतना बढ़िया वो रखा कि हर बार वो हमेशा ये कहते थे कि जैसा आपको अच्छा लगता है ना, आप वो करना। हाँ, फ्रीडम देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक्टर के पास इतनी फ्रीडम हो जाती है कि आपको कुछ इम्प्रूव भी करना है ना, तो हम बता देते हैं कि सर मैं ये यहाँ पे कुछ ऐसा सोच रहा हूँ। तो बोलते हैं हाँ हाँ करो ना सर, करो। तो हम करते हैं, तो और निखर के आती तो वो है। और अच्छा आएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें स्क्रिप्ट में नहीं होती। हर चीज़ स्क्रिप्ट में लिखी नहीं जा सकती, हर मोमेंट को लिखा नहीं जा सकता, आपको खुद सोच के आपके माइंड में अपने आप आती है। तो वो आती है, और वो कैरेक्टर के साथ कैसे ब्लेंड होती हैं, फिर कैरेक्टर के साथ आप कैसे प्ले करते हो, उसी पे सब कुछ निर्भर है, और उसी से अच्छा लगता है। शाहिद कपूर के साथ काम करने का कैसा था एक्सपीरियंस? शाहिद एक बहुत अच्छे एक्टर हैं और बड़े फोकस्ड एक्टर हैं, परफेक्शनिस्ट भी हैं काफी। वो काफ़ी हैं, काफ़ी। जैसे आप आमिर सर के लिए बोल सकते हो, हालांकि मैंने उनके साथ भी काम किया एक बार। आमिर सर के साथ? हाँ हाँ। अच्छा, मैंने उनके साथ एक बार काम किया था, फार्मेसी की एक ऐड थी। अच्छा, तो वो की थी मैंने। तो शॉपकीपर बने थे? नहीं, शॉपकीपर नहीं था, मैं घर में होता हूँ। आप मतलब ऐड देखेंगे तो मज़ा आएगा आपको देख के। ओके। तो फार्मेसी की ऐड है वो। अच्छा, ठीक है। तो शाहिद बहुत फोकस्ड है और अपने काम में अच्छे हैं, और सीन को बनाना चाहते हैं। बनाना मतलब कि वो चाहते हैं कि मैं भी अच्छा करूं, मेरे सामने वाला जो एक्टर है वो भी अच्छा करे। हालांकि फर्जी में मेरी पहली मुलाकात थी, और जिस तरह से वो सीन हुआ है, जो सबको पसंद भी आया, वो सीन के पीछे मैं कहूँगा कि मेरे जो डायरेक्टर है राजन डीके सर, उनका बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि जो मेरा पर्सपेक्टिव था उस सीन को लेके थोड़ा अलग था। अच्छा। मैं उसको कुछ और तरीके से देख रहा था, लेकिन राजन डीके सर ने जिस तरह से वो डिस्क्राइब किया, और जिस तरह वो चाहते थे कि शाहिद का जो कैरेक्टर है वो वैसा नहीं है कि जो मेरे कैरेक्टर से ऊपर चला जाए, वो दबना चाहिए। तो वो चाहते थे कि मैं उस तरीके से प्ले करूं कि जहाँ पे शाहिद का कैरेक्टर थोड़ा डाउन लगे। अच्छा। कि जहाँ पे मैं उनको
मतलब उनका स्टारडम आपको ओवरशैडो ना करे। ओवरशैडो ना करे हम्म। उस मतलब मेरे कैरेक्टर को। राइट। तो इसलिए वो उस तरह से करना बहुत ज़रूरी था। तो वो जिस तरह से राज और डीके सर ने जिस तरह से समझाया, वो समझ में आया कि मुझे कुछ अलग देना पड़ेगा, और वो अब आपके सामने है। पंचायत की बात करें अगर, तो आप नज़र आए उसमें, बड़ा एक अच्छा सा सरप्राइज था, अरे ये तो लोकेश है। तो उसकी क्या कहानी थी, कैसे आपका ऑडिशन हुआ और कैसे आपको कास्ट किया? सच बताऊं तो पंचायत सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3, तीनों सीज़न में मेरे पास कोई ना कोई किरदार आया अच्छा। था करने के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। शायद मेकर्स को समझ में नहीं आया था, या कुछ रहा होगा कि डायरेक्टर को नहीं अच्छा लगा होगा, या उनको कैरेक्टर वैसे नहीं लगा होगा जैसा वो देख रहे थे। अब जब सीज़न 4 में आया तो मैंने सीज़न 4 में फिर से ऑडिशन बनाया। वो ऑडिशन बनवाते और ऑडिशन बनाया, और मेकर्स को शायद पसंद आ गया, डायरेक्टर को पसंद आ गया, तो बस हो गया। वाह। तो एक और आपका किरदार है रॉकी एंड रानी में, हाँ हाँ आलिया भट्ट और हाँ रणवीर हाँ सिंह हाँ के हाँ साथ, हाँ। उसकी भी कुछ बात बताइए। उसकी बात मैं बताता हूँ। एक्चुअली रॉकी रानी में ना मैं काम करना नहीं चाह रहा था पहले, ओह। जिस तरह से मुझे बताया गया था, क्योंकि वही प्रॉब्लम वही थी मेरे साथ कि एक ही सीन है। एक ही जैसा। लेकिन डेस्टिनी बहुत बड़ी होती है, मैं बताता हूँ आपको कैसे। अब उसकी बात आई है तो क्या होता है कि उसमें कास्टिंग में शानू मैम की कास्टिंग में एक लड़का था शायद मोहित करके, तो उसने मुझे अप्रोच किया था। और वो टाइम कोविड से निकल के जा रहा था, जबकि मैं बात बता रहा हूँ आपको, 21 की होगी शायद। तो और ये लोग दिल्ली में शूट कर रहे थे वो वाला सीन। अच्छा। हाँ, तो उनको एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए था जो थोड़ा कैरिकेचरिश और कॉमेडी कुछ वैसा दिखे। तो उन्होंने मुझसे एक टेस्ट मंगाया, मैंने भेज दिया, और करण सर डायरेक्ट कर रहे थे फिल्म, और शायद उन्होंने देखा तो उनको शायद पसंद आ गया होगा, तो बस वो कैरेक्टर करने का मौका मिला। लेकिन हुआ ये कि वो मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे कन्विंस कर लिया ये कह के कि ये जो कैरेक्टर है फिल्म का टर्नओवर है एक तरीके से। अगर आप देखें वो सीन जहाँ पे वो आलिया की जो मदर बनी है वो एक पूरा लेक्चर देती हैं रणवीर को, तो वो एक चेंज ओवर वाला सीन था। तो वो उन्होंने कहा कि भाई देखो, पूरी फिल्म एक तरफ है और वो सीन अपने आप में एक तरफ है, वो सबको मतलब सबके दिमाग में वो सीन रहेगा, तो प्लीज़ आप करो। तो तब मैंने वो सीन किया था, और उस टाइम करण सर डायरेक्ट कर रहे थे। और कमाल की बात यह है कि उसके बाद करण सर की फिल्म ये वाली तो मेरा मैं तेरी में मेरी उनसे मुलाकात हुई। और अच्छा। हाँ, और तब मैंने कोई फोटो भी नहीं की थी, इस बार मैंने उनके साथ एक फोटो भी ली है, तो वो भी हम दिखाएंगे। जी जरूर। अच्छा, बड़े अच्छे एक्टर हैं संजय मिश्रा, उनके साथ आपने मूवी में काम किया, कड़वी हवा जी। तो एक और फिल्म में किया है, तो उनके साथ काम करने का क्या एक्सपीरियंस था, क्या उनसे सीखने को मिला? देखो, ये संजय सर जैसे एक्टर्स ना, आई डोंट नो, मतलब मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि कड़वी हवा के लिए उनको कोई अवार्ड क्यों नहीं मिला। नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए था। उनका जो काम है ना, वो इनका जो आर्ट है ना, वो जो क्राफ्ट है उनका, वो बहुत ही मतलब इतना सहज है ना, इतना सहज है कि मैं कह रहा हूँ हर एक्टर को सीखना चाहिए कि भाई किस कैरेक्टर को वो कैसे प्ले करते हैं ना, इतने ज़बरदस्त तरीके से। तो मतलब मैं कहूँगा कि वो एक अंडररेटेड एक्टर है, कि उनको कई तरीके से देखा जाता है, पर उनसे आप कुछ भी करा लीजिए। अच्छा। कुछ भी करा लीजिए, वो इंसान इतना अच्छा काम करता है कि मैं क्या होता हूँ। तो और मैं मुरीद हूँ उनका इस मामले में। वो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और बहुत ही वेरी डाउन टू अर्थ। आप जब भी उनसे मिलोगे, हम तो दादा दादा कह के मिलते हैं, पर बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे इंसान है वो। अच्छा, हमारे पॉडकास्ट में कुछ दिन पहले आशुतोष भी आए थे, उनके साथ भी आपने एक मूवी की है, बापू तू जा। चल जा बापू। चल जा बापू। वो फिल्म एक नकली नोट पे ही फिल्म है पूरी। तो क्या वो जब नोटबंदी हुई थी उससे कुछ इंस्पायर है या कैसे? नहीं, नोटबंदी तो हो चुकी थी, उसके बाद की फिल्म है। अच्छा। और लेकिन नकली नोट पे फिल्म है कि कैसे एक नकली नोट
एक आदमी के पास आ जाता है और कहाँ से कहानी, उसके बाद कहानी कैसे बदलती जाती है, वो पूरी स्टोरी है उस तरीके से, कॉमेडी है बेसिकली। अच्छा, जिसमें तो आप आशुतोष एक्सपर्ट मेरे हो चुके हैं। हाँ मतलब आशुतोष में लीड प्ले कर रहे थे, मैं उनको फ्रेंड बना था। अच्छा। तो इस तरह से वो फिल्म की थी हमने, और आई गेस वो फिल्म अभी शायद यूट्यूब पे भी हो, और एक अच्छी फिल्म है, कॉमेडी फिल्म है, देखने लायक है। तो लोकेश, आप कितने सारे अभी स्टार्स के साथ काम कर चुके हैं? अभी पहले आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, अभी सितारों के बीच में हैं, तो वो कैसी फीलिंग होती है और अभी क्या क्या और सपने हैं जो पूरा करना बाकी है? मैं सच बताऊं, मुझे कभी कभी ना सपने जैसा ही लगता है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ ये लाइन, सबसे हाँ, पहले भी बोल चुका हूँ कि मुझे सपने जैसा लगता है कि मैं जमुना पारी एक जमुना पार का एक लड़का वहाँ कैसे पहुँच गया, बॉम्बे कैसे काम करने लगा, लोगों के बीच में कैसे पहुँचा। डेस्टिनी का कितना रोल आपको लगता है कि ये डेस्टिनी ही है, ये कि डेस्टिनी मेहनत ही तो आप है। बहुत टाइम से कर रहे थे और जब समय आया तो बस राहें बनती गई? मुझे लगता है कि आप जब एक रास्ते पे चलना शुरू करते हो ना, तो आपके रास्ते अपने आप बनते हैं। आप बस कोशिश करते रहो, रास्ते बनते जाएंगे। आपकी फैमिली का बहुत सपोर्ट मिला और आपका बेटा भी एक्टिंग में है, जी। थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बताइए। मेरी फैमिली में अभी मेरी मदर है, मेरी डॉटर है, मेरी वाइफ है और मेरा बेटा है। ठीक है, फादर मेरे अभी नहीं है, कोविड में अनफॉर्चुनेटली चले गए, कोविड में। और पर आपकी सक्सेस देखकर खुश थे वो? तब तक तो आपको वो मिलने हाँ लगी मतलब मैं काम करने लग गया था, फिल्म्स recognition देख रहे मिलती थे, तो वो सुई धागा आ चुकी थी, और उससे पहले भी 2-3 फिल्में और कर चुके, शेफ भी कर, कड़वी हवा, शेफ, बेक्ड, ये सब बेक्ड भी आ चुका था, तो काफ़ी चीज़ें आ चुकी थी। तो वो देखते थे, और कभी कभी ना वो मुझसे ना पूछते थे तुझे कितने पैसे मिलते हैं। हाँ। वो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो अच्छा। तो कहने लगे कि यार तुम्हें जिससे तुम बात करते हो कि तुम इतने पैसे लोगे काम करने के, तो ये तो बहुत आसान है, ये तो अच्छी बात है कि पहले बात होती है। मैं कहा हाँ जी ऐसे बात होती है। तो कहने लगे यार हमारे बिजनेस से अच्छा है। मैंने कैसे? बोले देखो हमारे बिजनेस में हम अपना पैसा लगाते हैं, सामने जो पार्टी है जिसको हमने कोई भी माल दिया है, कोई भी चीज़ें दी हैं, उसका जो पैसा है हमें मांगना पड़ता है कि हमें पेमेंट दीजिए, अब पेमेंट दीजिए, ऐसे चलता रहता है ना उनका। पैसे नहीं देते लोग तो मांगने पड़ते हैं बार बार, अरे भैया पैसे दे दो, पैसे दे दो। तो वो ऐसा चल रहा होता है। और तुम्हारे में थोड़ा उल्टा हो जाता है, पहले पैसे पूछते हैं, फिर एडवांस भी आता है, फिर पेमेंट भी होती है, और रिकग्निशन भी मिलती है। तो उनको तब समझ में आया कि यार ये काम तो अच्छा सही है। तो और जहाँ तक आपने कहा बेटे की बात की, तो उन्होंने एक फिल्म मेरे बेटे ने की थी बंटी बबली 2, जिसमें वो रानी मुखर्जी और सैफ अली खान का बेटा बना। वो उसके बहुत सारे मीम्स अभी भी चल रहे हैं। अच्छा। हाँ जी 2 करोड़ हमें भी चाहिए। अच्छा। इस घर के कुलदीपक हैं हम। तो वो मीम अभी भी चल रहा है। अच्छा। तो वो उस दौरान मेरे जब वो शूट हुई फिल्म, कोविड आने से जस्ट पहले की बात है ये, तो वो टाइम पे मेरे मॉम और डैड अग्रिम के साथ बॉम्बे में शूट कर रहे थे। मतलब कि वो शूट पे जाता था तो वो उनके साथ जाते थे। तो उन्होंने वो एक्सपीरियंस भी लिया। अच्छा। कि आपको एक अच्छा होटल दिया जा रहा है, आप आराम से रह सकते हो, आप गाड़ी मिल जाती है, आप आते हो जाते हो। तो उन्होंने वो एक्सपीरियंस भी लिया। तो उन्होंने कहा कि यार ये बहुत ही खुश थे, मतलब खुश थे वो, इवेंचुअली ये आप सोच के उन्हें कन्विंस कर ले गए कि आपका प्रोफेशन भी अच्छा है, मतलब है। तो वो उनको धीरे धीरे समझ में आ गया था कि फाइनली तुम अच्छा कर रहे हो, तो खुश थे। तो वो खुश थे इस मामले में कि चलो ठीक है अब तुम अच्छा करने लगे हो। वो तब नहीं तो जब शुरू कर रहा था उस दौरान, तो उस टाइम पे तो बहुत ही मुश्किल था। एक्चुअली पेरेंट्स बस बच्चों को सेटल देखना चाहते हैं, तो यही एक उनका कंसर्न वो कोई भी होता हो, कोई भी पेरेंट्स हो, वो यही चाहते हैं। और जहाँ तक बात चली है तो मैं बता देता हूँ, जो मेरी वाइफ है नीतू, उसका भी बहुत ही बड़ा हाथ है। मेरी मॉम ने घर संभाला, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अगर वो घर नहीं संभालती, हमारे बच्चे नहीं संभालते, तो वो जॉब पे नहीं जाती। वो जॉब पे नहीं जाती तो मैं शायद स्ट्रगल नहीं शुरू कर पाता। तो ये ना सब चीज़ें आई थिंक कनेक्ट होती हैं, और डेस्टिनी वो धीरे धीरे बनती है। आप एक बार में सोच के कुछ कर लें वो पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपको काम आप करते रहिए, तो रास्ते भी बनते हैं, लोग भी नए मिलते हैं, काम भी आता है,
और डिपेंड करता है कि अगर आपका क्राफ्ट अच्छा है, आपका काम अच्छा है, तो काम मुझे लगता है आपका रुकेगा नहीं, काम चलता रहेगा। आप किस तरह के एक्टर है, नेचुरल या मेथड एक्टर? अपने आप को आप क्या? मैं आपको एक बड़ी फनी बात बताता हूँ। हम्म, देखिए, मुझसे जैसे आप मुझसे पूछिए, एक सवाल कीजिए कि आप एनएसडी से हो? आप एनएसडी से हो? जी नहीं, मैं एनएसडी से ही हूँ। अच्छा। जी, मैं हूँ नेचुरल स्कूल ऑफ ड्रामा से। ओह ये बड़ा अच्छा जवाब है। ये जवाब मेरा है। लोग कहते हैं कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, मैं कहता हूँ नेचुरल स्कूल ऑफ ड्रामा से। ओके। तो मैं नेचुरल स्कूल ऑफ ड्रामा से हूँ। हालांकि मैंने थिएटर किया है, ये नहीं है कि मैंने नहीं किया, पर मैंने कहीं भी एक होता है ना कि आप कहीं भी प्रॉपर जगह पे ट्रेनिंग पे जाके आप प्रॉपर एक वो नहीं हुआ, ट्रेंड एक्टर नहीं हूँ कि जहाँ मैंने जाके सीखा हो, एक्टिंग को बहुत ज्यादा एक्टिंग की पढ़ा पढ़ाई हो। नहीं की। हाँ, तो मैंने उस तरीके से नहीं पढ़ाई की है, जिंदगी से आप पर मैंने ऑब्जर्वेशंस और काम देख देख के, सीख सीख के, कर कर के ही अपने आप को संभालने की कोशिश की है। हालांकि अगर मैं आपको वापस एक बात और बताता हूँ, जब मैंने शुरू किया 2015-16 में, तो मुझे एक फीलिंग आई थी कि जब मैं अपने ही काम को देखता हूँ, तो हर एक्टर का ना एक वो होता है कि जब आप अपने काम को देखने लगते हो तो आपको समझ में आता है कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हो। अभी भी आपके कहीं गलतियां हैं जो सही नहीं हो रही हैं, जो लोगों को समझ नहीं आ रही, जो आपको अच्छी नहीं लग रही, लोगों को ही पसंद नहीं आएंगी शायद। तो आप अपनी गलतियों से ही सीखते हो। तो मैंने भी देख देख के सीखना शुरू किया कि आज की जो एक्टिंग है वो ये वाली नहीं है जो मैं कर रहा हूँ। बहुत रिफाइंड होते मैं गए, अभी खुद अब को बहुत रिफाइंड देखकर। हो गए हो। अभी आप और मैं जैसे बात कर रहे हो, एक्टिंग का पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो गया। वेरी नेचुरल रखना है, कहीं भी आप इधर उधर नहीं कर सकते हो। इनफैक्ट पहले की एक्टिंग भी डिफरेंट थी। जब अगर हम 80-90 के दशक में जाए, थोड़ी सी ओवर एक्टिंग की तरफ होती थी और लोग वो एंजॉय भी करते थे, मजा आता था। गोविंदा थे, माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, लेकिन वो बड़ा हम एंजॉय करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब ओटीटी आया तो जितना वेरी सेटल, बहुत सटल, बहुत सेटल हो गया, जितना नेचुरल आप दिखो तो उस तरह का आ गया। तो फिर वो आपने इम्प्रोवाइज किया खुद में। ये मैंने धीरे धीरे देख देख के ही सीखा है कि एक होता है ना कि जब आपके ऑडिशंस फेल हो रहे हो, जब आपको निगलेक्शन मिल रहा हो, जब आपको लग रहा है कि यार वेंट रॉन्ग, कि आप कहीं गलत जा रहे हो, लोग आपको ले नहीं रहे भाई, कहीं कहीं तुम अटक रहे हो, क्यों अटक रहे हो? वो जो अटकना है वही सरदर्द बन रहा था मेरा। तो मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि मैं अपने पे काम करता हूँ बजाय इसके कि मैं दूसरों को दोष दूँ। नहीं तो कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो दूसरों को दोष देते हैं कि मैं यार 10 ऑडिशन देता हूँ, मैं 20 ऑडिशन देता हूँ, मैं 40 ऑडिशन देता हूँ, नहीं होता। फेवरेटिज्म है, वहाँ गुटबाजी, इस तरह के गुटबाजी है, फेवरेटिज्म है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं कि आपकी जान पहचान है, आपके कनेक्शन बहुत अच्छे हैं, आप इसलिए काम करते हो। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप अच्छे सच में हो, आपका काम सच में अच्छा है ना, तो आपको काम मिलेगा ही मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। क्या बात है। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने लोकेश यहाँ पर इस पॉडकास्ट में बताई, और आई होप कि आने वाले टाइम में आप और भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करते रहें और खूब अच्छे अच्छे रोल्स हम आपके वैरायटी वाले रोल देखते रहें। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए और अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए, एंड थैंक यू।